बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या माजी का हिस्सा बन गई है या आज भी कोई उम्मीद की किरण इसके अंदर नज़र आती है? एक कहा जाता है और बीइंग पॉलिटिकल एनालिस्ट एक चीज़ समझी जाती है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद था, ये गैर फितरी इत्तेहाद था। ये हो नहीं सकता था कि दोनों ज़्यादा देर तक इकट्ठे चलें, एक पेज पर रहें, और उसका रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा है। इक़्तिदार की कुर्सी इम्पॉर्टेंट है या असूलों की सियासत इम्पॉर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो इस वक्त पीडीएम के अंदर चल रही है। किसने किसको धोखा दिया? $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त ये चल रहा है कि जी किसने किसको धोखा दिया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सारा इल्ज़ाम है वो PMLN के ऊपर डाल रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि जो कुछ गलतियाँ कोताहियाँ की हैं वो सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हैं। शॉर्ट टर्म गेन के लिए क्या ये अब नए SOPs हैं गेम को खेलने के लिए? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का बयानिया, मरियम नवाज़ का बयानिया, नवाज़ शरीफ का बयानिया वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे और ना ही हम किसी की डिक्टेशन लेंगे, जिसने रिज़ाइन करना है वो रिज़ाइन कर दे। सो दैट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज स्पेसिफिकली फॉर मरियम नवाज़, क्योंकि मरियम नवाज़ इस चीज़ को लेकर बार बार कह रही थी कि रिज़ाइंस की तरफ जाना चाहिए और हमें रिज़ाइन करने चाहिए, और हमने तमाम अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे रिजिग्नेशन अपने पास ले लिए हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान को क्या कोई बहुत अच्छी प्लेइंग फील्ड मिल गई है? क्योंकि अगर अपोजिशन पीडीएम टूट गई है तो क्या अब इमरान खान अगले 2 साल बहुत कंफर्टेबल होकर गुजारेंगे या फिर ऐसा नहीं होगा? आखिरी 2 साल की हम अगर बात करें तो इलेक्शन ईयर्स भी आने वाला है और उसमें बिल्कुल आपका रिजल्ट बताता है कि आपने पिछले आपका जो टेन्योर गुजरा है वो कैसा है। अवाम क्या इमरान खान की सियासत को पसंद करेगी? क्या अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ की सियासत को एक्सेप्ट करेगी, या ये अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी की सियासत को एक्सेप्ट करेगी? इस तमाम तरह इम्पॉर्टेंट जो पूरे सूरत हाल पे है, इस पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। अब्बासी साहब, मैं थोड़ा सा पीडीएम से बात का आगाज़ करूंगा। एज ए जनरल सेक्रेटरी पीडीएम, आप लोगों ने उनको एक नोटिस, शो कॉज नोटिस इशू किया, जिसके अंदर आपने कहा कि ये लोग वजाहत दें कि उन्होंने पीडीएम का फैसला क्यों तोड़ा, ये क्यों इस्टेब्लिशमेंट के साथ गए, क्यों हुकूमत के लोगों को इन्होंने मिलाकर वहाँ पर अपोजिशन लीडर की पोजीशन बनाई। और उस शो कॉज नोटिस को हमने देखा, बिलावल भुट्टो ने कहा जी मैंने फाड़ के फेंक दिया है, जिसके बाद पीडीएम पीपल्स पार्टी को आपने खुदा हाफिज कहा। सर, इससे अब हम क्या मतलब अखज़ करें? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नो मोर अ पार्ट ऑफ पीडीएम जी? देखिए, ये एक फ़ैसला हुआ था पीडीएम को, जिसको पीपल्स पार्टी और एएनपी ने उसकी वायलेशन की। हमने उन दोनों से वजाहत तलब की कि आपने ये फ़ैसला क्यों तोड़ा, आपने क्यों जो बयानिया था पीडीएम का कि हम आइन के मुताबिक काम करेंगे, आपने इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर आपने एक लीडर दी ऑपोजिशन की कुर्सी हासिल की। इसकी वजाहत के जवाब तो कोई नहीं आया। बहरहाल एएनपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हम पीडीएम का अब हिस्सा नहीं हैं।
पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमने आपकी जो वजाहत तलब की थी उसको फाड़ के फेंक दिया है, और हमारे जो मेंबरान थे स्टीयरिंग कमेटी के वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और इसके अलावा जो दीगर ओहदेदार भी थे वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं पीडीएम से। ठीक। तो इसके बाद मौलाना साहब ने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जवाब आया था, उन्होंने उनका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दे दिया कि आपको एक मैं नज़रसानी का मौका देता हूँ, हम सब चाहते हैं कि बड़े मकसद के लिए हम इकट्ठे चलें, लेकिन जो एतमाद आपने तोड़ा है इसको बहाल करने की ज़रूरत है, तो आप अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें। ये इस वक्त पीडीएम की हकीकत है। जब ये कोई वहाँ से वजाहत आ गई या वहाँ से कोई जवाब आया तो पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, उसमें इन मामलात को कंसिडर करके और फैसला कर लिया जाएगा। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो इसका अपना फैसला है, हमने उनको नज़रसानी का मौका दिया है। अच्छा सर, आप बड़ी असूलों की बात करते हैं और हर दफ़ा करते हैं। आपको, मुझे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल था ये हज़म करना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएगी, उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो एक दूसरे के ऊपर रहेगा और वो चीज़ों को एंड टू एंड प्रॉपरली लेकर चलेंगी। सर, ये एक जनरल व्यू भी ये था। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक थे कि ये जो एक रिलेशन है पीडीएम के अंदर, स्पेसिफिकली पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का, दैट विल कंटिन्यू और ये क्रॉस जाएगा जी, एंड टू एंड जाएगा? देखिए, यहाँ पर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के रिलेशनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों सियासी जमातें हैं, हमने कल इलेक्शन भी लड़ना है एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो अपनी जगह पर है, एक माजी भी है, वो बात भी अपनी जगह पर है। अब एक बड़े मकसद के लिए एक इत्तेहाद बना था, जो 10 जमाती इत्तेहाद था। ये कुर्सियों के लिए नहीं था, ये इक़्तिदार के लिए नहीं था, ये मुफाद के लिए नहीं था। इसका बुनियादी मकसद, जो मुल्क में सबसे बड़ी ख़राबी है कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, उसको वापस आइन पे लाने की बात थी। क्योंकि हम सब इस बात पर इत्तेफाक करते थे कि अगर हमने मुल्क को मसाइल से निकालना है, अवाम को तकलीफ़ से दूर करना है, जो महंगाई है, जो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, जो तकलीफ़ है, इसको ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक किया जाए। इसके लिए हमें पूरी उम्मीद थी कि तमाम जमातें असूलों पर रहेंगी, इस एक बुनियादी असूल पर कायम रहेंगी और इकट्ठे चलेंगी। बहरहाल मैंने भी बताया कि जो हमारा उसके बारे में सेनेट के मामलात में जो हुआ है उसे यकीन दुख भी है और अफसोस भी है, लेकिन बहरहाल ये सियासत है। तो पीपल्स पार्टी ने एक मुफाद हासिल करना बेहतर समझा, असूल को छोड़ दिया। ठीक। सर, इक़्तिदार की जंग नहीं है, आपने खुद कहा, और आप हमेशा से, एटलीस्ट मेरे प्रोग्राम्स में आप हमेशा और अदरवाइज भी यू टॉक, कि ये बयानिए की जंग है, और वो बयानिया है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम किया जाए। लेकिन जिस तरह अभी आपने मेंशन किया और हम सबको पता है, लीडर ऑफ अपोजिशन की एक सीट के पीछे वो बयानिया, वो असूल, वो कानून, वो सब कुछ कहीं इट फील्स लाइक कि पीछे कहीं रह गए और आगे सिर्फ एक अपोजिशन लीडर की एक कुर्सी आ गई। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, अफसोस की बात है कि बात यहाँ पर पहुँची है, और एक ऐसा असूल जिस पर तय हो गया था। अगर पीपल्स पार्टी को कुर्सी चाहिए थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, वो पीडीएम से रजू कर लेते, यकीनन पीडीएम अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकती थी। तो इसलिए मैंने कहा कि एक दुख भी है कि एक बड़ा मकसद है जो कि मुल्क के मसाइल का हल उसी में है। मुल्क के मसाइल का हल किसी कुर्सी में नहीं है या किसी कुर्सी की तलाश में नहीं है। मुल्क के मसाइल का हल, हम सब ने 73 साल ये सब तमाशे देख लिए हैं, तो अब हमें एक दफ़ा आइन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर को अपने लाना चाह रहे थे गिलानी साहब को, तो क्यों नहीं उन्होंने आप लोगों से बात की? सवाल ये कि आपसे बात नहीं की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बात कर ली। वाई सर? देखिए, ये आफ्टर थाट्स हैं, मुझे बात समझ नहीं आती। इजलास मेरे घर पे हुआ था, वहाँ पर सारी जमातें थीं, सब ने ये फैसला किया कि सेनेट के चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी इंतखाब करेगी, डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआई करेगी, और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए
नॉमिनेशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी। अगर किसी को किसी नाम पर इख्तलाफ था तो पीडीएम से रजू कर सकता था, ये उनका हक है। ऐसी कोई बात हमारे सामने कम से कम नहीं आई कि उन्होंने कहा हो कि उनके किसी नाम पर उनको इख्तलाफ है, क्योंकि जो लोग जिन्होंने तमाम तीनों ओहदे हासिल करने थे वो तीनों वोटर भी थे, सब सेनेटर भी थे। तो अगर उन पे नाम पे इख्तलाफ होता है तो यकीनन उसको हम देख सकते हैं, लेकिन अगर वो वोट देने के लिए काबिल कबूल हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि कुर्सी पर बैठने के लिए भी काबिल कबूल होने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान की अगर हम बात करें, इस वक्त उन्होंने एक तो ये कहा है कि जी आप सोच लें, एएनपी को भी कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कहा है। इसके अलावा व्हाट डू यू हैव इन माइंड? अब रमज़ान है, रमज़ान के बाद तकरीबन 3 साल अगस्त के अंदर हुकूमत को पूरे होने जा रहे हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपेरेंटली अब इट फील्स लाइक दे आर नॉट कमिंग अलॉन्ग, क्या स्ट्रैटेजी होगी जी? देखिए, मौलाना साहब ने कहा कि आप नज़रसानी कर लें, क्योंकि आपके ये इत्तेहाद छोड़ने में यकीनन इत्तेहाद का भी नुकसान होगा, लेकिन उससे ज़्यादा इन दोनों जमातों का अपना नुकसान होगा। तो बहरहाल अब अगर ये फ़ैसला करते हैं कि हम ने जो एतमाद तोड़ा है हम उसको बहाल नहीं कर सकते, तो फिर राहें जुदा हैं और पीडीएम की जो 8 जमातें हैं वो अपने मुस्तकबिल के रास्ते की स्ट्रेटजी खुद बना लेंगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एक तहरीक है, ये एक मसले का मुस्तकिल हल है। इसमें वक्त भी लग सकता है, इसमें मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन कम से कम हम इस बात पे मुत्तहिद हैं कि हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। बिल्कुल सही। रेजिग्नेशन की ऑप्शंस थी, ये मैंडेटरी नहीं था, ये फैसला नहीं था पीडीएम के किसी भी इजलास में कि रिजाइन बड़ा ज़रूरी है या ये करना है। सर, तो इसको फ्लेयर अप किया गया या मरियम नवाज की स्टेटमेंट को गलत परसीव किया गया या बिलावल का जो रिस्पॉन्स था उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जब भी बात हुई है ये कहीं पर कंफर्मेशन नहीं थी कि जी पहले दिन या दूसरे दिन या बिल्कुल हमने रिजाइन से ही बात शुरू करनी है। सर, ये फ्लेयर अप क्यों हुई सिचुएशन? वो वहाँ पे कोई फ्लेयर अप नहीं है। पीडीएम के सरबराही इजलास हुआ, कई सरबराही इजलास हुए हैं, उसमें हमेशा इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी आता है, उसमें अदम एतमाद की बात भी होती है। जो आखिरी इजलास था इसके अंदर 9 जमातों ने यह कहा कि लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर हमें कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने चाहिए। उस पर पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ राय किया। ये इख्तलाफ राय है, ये उनका हक है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो जुमले हमें इनायत फरमाए, मुझे उनसे इत्तफाक नहीं है, लेकिन ये उनका राइट है कि जो मर्ज़ी बोलें। सिर्फ जब आदमी सरबराही इजलास में हो, एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसके आला ओहदों पर हो, तो बात एहतियात से करनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा, वो बात अपनी जगह पर है, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उन्होंने कहा हम सीईसी के पास जाएंगे, वो गए हैं, शायद अभी तक हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बहरहाल सुना यही है, शुनीद है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि सीईसी ने इत्तफाक नहीं किया, तो वो इस्तीफ़े देना नहीं चाहते। लेकिन ये बात अब एक सानवी हैसियत रखती है, क्योंकि मुशावरत से इख्तलाफ राय दूर हो सकते हैं, लेकिन जो असूल तोड़ा गया, जो एतमाद तोड़ा गया है इस लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर, वो बहाल करने की ज़रूरत है। बाकी मामला तो स्ट्रेटजी पर इख्तलाफ राय पहले भी हुआ है, आज भी हो सकता है। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि उस इख्तलाफ राय को इत्तफाक राय में बदला जाए, और वो कोशिश जारी रहती। लेकिन अब एक बड़ा मसला मेरे नज़दीक, क्योंकि अगर असूल पर आप नहीं चलेंगे, एतमाद इस इत्तेहाद के अंदर नहीं होगा, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब वो एक बड़ा मसला पैदा हो गया। एक ऑब्जेक्टिव के तहत आप लोग चले, पीडीएम चली इक़्तिदार के लिए नहीं, एक बड़े मकसद के लिए, और फिर हमने देखा वो सारी चीज़ें पस्से पुश्त डाल के एक बड़ी लीडिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर गई, चीज़ों को लेकर चल पड़ी। और जिस तरह आप भी कह रहे हैं, बारहा दफ़ा कहा गया कि अगर अपोजिशन लीडर का ही इशू था तो ये चीज़ कही जा सकती थी पीडीएम के इजलास के अंदर। तो सर, इसका मतलब ये है कि वो जितने एसओपीज़, जितने कानून आइन की हम लोग बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, वो पीछे रह गया और कॉम्प्रोमाइज़ करके पोजीशन, सीट्स प्रायोरिटी बन गई। एम आई करेक्ट जी? जी, ये करेक्ट या इनकरेक्ट का फ़ैसला आप ही कर सकते हैं, या इस क्यों ये मामला किया गया कि क्यों एक कुर्सी की खातिर तमाम असूल जो थे वो पसे पुश चले गए,
ये जवाब पीपल्स पार्टी ही दे सकती है, मैं इसका जवाब देने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो वही बात कर सकता हूँ जो मैंने देखा है, और मैंने पीपल्स पार्टी को एक एतमाद को तोड़ते हुए देखा है, ज़बान से हटते हुए देखा है, एक असूल से हटते हुए देखा है, और एक बड़े मकसद को एक बड़ी छोटी कुर्सी के लिए कुर्बान करते हुए देखा है। ठीक, अच्छा, लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ। फिर ये जो सब कुछ हुआ, क्या ये प्री प्लान्ड था या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? मुझे इसका फिर जवाब दीजिएगा ज़रा। देखिए, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं तो किसी की नीयत पे शुबा नहीं करता। किसी एक जमात, बड़ी जमात है, आपके साथ बैठी हुई है पिछले 6 महीने से, एक बड़े मकसद के हसूल की बात करती है, बहुत से जलसों में बात कर चुकी है, मीटिंग्स के अंदर बात कर चुकी है, उसका अमल जो है अब उससे मुतजाद है। तो मैं इसके बारे में ना किसी की नीयत पे शुबा करना चाहता हूँ, ना ये समझता हूँ कि वो इतने सियासत से लापरवाह हैं या नाआशना हैं कि वो गलती में ऐसा काम कर गए। ये इस बात का जवाब भी पीपल्स पार्टी ही दे पाएगी। ठीक, आप ये चाहते हैं कि जो शख्स मसला आज़म नज़ीर तारड़ को उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का मुकदमा लड़ रहा है, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट डाले, उसको बिलावल भुट्टो वोट डाले। सर, ये व्यू पॉइंट क्या आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी मौके के ऊपर पीडीएम में आप लोगों के सामने ये सवाल रखा था जी? ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी है, और ना इस बात में कोई हकीकत है। दूसरी बात ये है कि एक ऐसी बात की जा रही है इसकी कोई हकीकत नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वोट डाला था यूसुफ गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए, तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या थी? क्या उन्होंने बाद में इन कातलों के वकील बने हैं, जो कि हकीकत में बात मबनी नहीं है? नहीं, ये बात तो आपकी, फिर अगर इन्होंने आप लोगों से बात ही नहीं की पीडीएम के इजलास में, तो फिर ये लास्ट मोमेंट कैसे चीज़ें सर सामने आ गई? क्योंकि उनका तो ग्रीवियंस जो बिलावल की हमने स्पीच से, या आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा, इनसे हम लोग बात जब करते हैं तो उनका तो ग्रीवियंस ही सिर्फ ये है कि जी आज़म नज़ीर तारड़ क्यों लेकर आए आप लोग। सो अगर ये बात पीडीएम में नहीं हुई तो फिर ये सेकेंड थॉट आई, आफ्टर थॉट आई ये सिचुएशन जी? जी, ये बिल्कुल आफ्टर थॉट है, या अगर उनके जहन में ये बात थी तो उनके जहन में ही रही, वो पीडीएम तक नहीं पहुंची। क्योंकि पीडीएम को अगर पहुंचानी थी तो उसका रास्ता सेक्रेटरी जनरल ही होता है, या हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर डाल देते कि हमें ये एतराज़ है। हम यकीनन उस एतराज़ को कंसिडर करते, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बुलाते, इनको भी बुलाते और पूछते कि भाई आप बताएं आपने कौन से कातिल की आपने मदद की है। तो यकीनन ये बात बड़ी अहम बात है, इस पर मैं ज़रूर इस बात को कंसिडर करता और दोनों बातों जो साइड्स हैं उनको अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका ज़रूर देता। वेरी राइट, वेरी राइट। सर, लास्ट 2 चीज़ें बताइएगा। एएनपी और पीपल्स पार्टी अब अलहदा हो गई है और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीडीएम हमने बनाई है, सो हम पीडीएम से बाहर नहीं जाएंगे। दैट्स अपेरेंटली जो इस वक्त की डिस्कशन चल रही है। तो सर, पीडीएम का अब क्या, अब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या वाकई पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है और अब ये जो बाकी की 8 जमातें हैं ये कोई अलहदा ग्रुप बनाएंगी या क्या करेंगी जी? थोड़ा सा इस पर भी बताइएगा प्लीज़। पीडीएम की मलकियत के कागज़ मैंने नहीं देखे और ना ही हैं। पीडीएम एक असूल है, जो असूल को तोड़ेगा उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ये बात करना कि मैंने बनाई है, वो बाकी 9 जमातों को भूल गए हैं जो वहाँ बैठे हुए थे। तो बड़ी अजीब सी बात की है। और मैं ये कहता हूँ कि जब आदमी एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, एक पार्टी का सरबराह की हैसियत से, तो बड़ी एहतियात से और बड़े वक़ार से बात करनी चाहिए। उसकी यकीनन मुझे कमी नज़र आई है। फ्यूचर ऑफ पीडीएम पे अगर मैं बात करूं सर, लास्ट मुझे बताइएगा फ्यूचर ऑफ पीडीएम क्या है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब अब क्या आगे आप लोगों का नेक्स्ट क्या तरीकाकार होगा जी? देखिए, 8 जमातें हैं, एएनपी और पीपल्स पार्टी इस सफ़र में शामिल होते हैं एतमाद को बहाल करके, तो मुझे यकीनन बहुत खुशी होगी। 8 जमातें हैं, वो अपने सफ़र पे कायम रहेंगी। मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी और के पास कोई और हल है मुल्क के मामलात के लिए तो बता दे। हमने तो तमाम जो तज्जिया है पिछले 73 साल का वो करके, जो अपना तजर्बा है उसको देख कर, हमने तो इसी बात पर इत्तफाक किया था कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं, इसी
मौक़िफ़ को पूरा करने के लिए, इस तक पहुँचने के लिए, इसकी कामयाबी के लिए एक तहरीक चला रहे हैं, वो चलती रहेगी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि यही रास्ता है जिससे मुल्क के मसाइल हल होंगे। सर 2 साल रह गए जनरल इलेक्शंस के अंदर। हमने देखा कि कल हमने देखा था कि जिस तरह दोबारा कैबिनेट चेंज हुई, 3.25 साल के अंदर चौथी दफ़ा चेंज हुई, फाइनेंस मिनिस्टर अब शौकत तरीन साहब आ गए हैं। सो ये फाइनेंशियल जो सिचुएशन है और जो कैबिनेट चेंज हुई है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। जो कैबिनेट होती है उसका जो कामयाबी या नाकामी होती है आप उसके रिज़ल्ट से देखते हैं। और यहाँ पर मुल्क हर शोबे में, हर पैमाने पर ज़वाल पजीर है। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कैबिनेट नाकाम हो चुकी है। और मैं ये जो कैबिनेट रीशफल होती है, इससे बड़ा मजाक मुल्क के साथ नहीं हो सकता कि एक वज़ीर अगर एक कुर्सी पर नालायक है तो वो कौन सा मौजज़ा होगा कि वो दूसरी कुर्सी पर बैठ कर वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। तो आज काबीना में तकरीबन सारे ही लोग ऐसे बैठे हैं जो अपनी कुर्सी से भी नाखुश हैं और जो उनके साथ सलूक हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उस पर भी नाखुश हैं। और मैंने तो हमेशा ये देखा है कि नाकामी कभी काबीना की नहीं होती, नाकामी वज़ीर-ए-आज़म की होती है जो उसका लीडर होता है। ये आज मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी नाकामी है और 2 साल क्या 2 मिनट भी इस हुकूमत के जो इस मुल्क पर भारी हैं। लास्ट क्वेश्चन मुझे जवाब दीजिएगा सर। राना सनाउल्लाह ने कमेंट्स किए हैं कमिश्नर लाहौर के ऊपर कि आपको भी लाहौर में रहना है और आपके बच्चों को भी, ऑब्वियसली रिलेटेड टू राइवेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो इस वक्त हुकूमत अपना वो उस पर कब्जा करना चाह रही है। वो कह रहे हैं जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो फोर्ज हैं और उसके अंदर आप लोग स्टे लेकर गए हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट, डू यू एंडोर्स दैट या इनको नहीं ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? देखिए, जज्बात की बात है। अगर आप मेरा घर तोड़ने आएंगे तो शायद कल मैं आपका घर भी तोड़ने आऊँ। ठीक, बिल्कुल ठीक है। शाहिद खान नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेट फॉर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो शेयर करेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, ये एक नोटिफिकेशन इस वक्त आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और ये नोटिफिकेशन जो है ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से आया है, जिसके अंदर सेकंड मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर रिटायरमेंट बोर्ड DRB जिसको हम कहते हैं उसका है। और उन्होंने कहा है द सेकंड मीटिंग ऑफ डायरेक्टरी रिटायरमेंट बोर्ड DRB अंडर द सिविल सर्विसेज डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस रूल्स 2020 is scheduled to be held on 19th and 20th April 2021 at 10 a.m. in the committee room of the establishment division, cabinet block room number 2080 second floor Islamabad, under the chairmanship of chairman Federal Public Service Commission /DRB, क्योंकि इसके भी चेयरपर्सन जो हैं वो चेयरमैन FPSC हैं, to consider the cases BS 20 and above officers of regularly constituted groups, जितने पाकिस्तान सर्विसेज के जो सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स हैं उनके, who have completed 20 years of service. Agenda of the meeting is enclosed. नाज़रीन, ये एक नोटिफिकेशन है। ये जो डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल है ये 2019 में अप्रूव हुआ और जिसकी मीटिंग अब मंडे और ट्यूसडे को होने जा रही है। और इन्होंने बनाया ये है कि तमाम वो ऑफिसर्स जो 2 दफ़ा सुपरसीड हुए हैं, नंबर 1, जिनकी 3 एवरेज ACRs हैं, नंबर 2, जिनके कोई भी केसेस नैब में गए और वहाँ पर बारगेन हुए या प्ली बारगेन में प्रूव हुआ वो, एंटी करप्शन केसेस इनके ऊपर चले और प्रूव हुए वो, इन तमाम लोगों को एग्जिट कर देना चाहिए सर्विस से। एक बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए। जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे चीज़ें आगे नहीं चलेंगी, मुल्क आगे नहीं चलेगा, जो विजन है पाकिस्तान का वो शायद आगे ना चल सके। यहाँ तक ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर मैं देख रहा था कुछ लोगों के नाम जो थे, अहमद
इसहाक खान ये DIG हैं, ये भी 2 दफ़ा सुपरसीड हुए। उमर शेख साहब जो DIG हैं, CCPO लाहौर रहे हैं, इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट, उनका भी नाम इसके अंदर है, वो भी 2 दफ़ा सुपरसीड हुए। कैप्टन फ़िरोज़ शाह DIG हैं, ये भी 2 दफ़ा सुपरसीड हुए। अज़र रशीद खान ये भी 2 दफ़ा सुपरसीड हुए। अज़रा जमाली, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, ये भी हुए। और इसको जो मैंने जिस तरह बताया हेड कर रहे हैं चेयरमैन FPSC। नाज़रीन 2-3 चीज़ें इसके अंदर बड़ी अहम हैं समझने के लिए। एक, ये जो लिस्ट इन्होंने बनाई है इसमें और बहुत सारे भी नाम हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे नाम मिसिंग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्यों, और उनको ना रखे जाने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने जिस तरह बताया इसमें 2 मेजर खिलाड़ी हैं जो इस पूरी चीज़ को देख रहे हैं, एक चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट। सो कौन से ऐसे लोग हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं लेकिन उनका नाम नहीं रखा गया, नंबर 1। और नंबर 2, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जब हम बात करते हैं वो एडहेयर किया गया है या नहीं किया गया, ये सेकंड स्टेप है। अगर बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है, जिन लोगों का नाम है बिल्कुल 2 दफ़ा सुपरसीड हुए हैं, बिल्कुल इसमें उमर शेख हैं, अहमद इसहाक खान, जहांगीर, कैप्टन फ़िरोज़ शाह, अज़हर हरीश, इनको आपको बिल्कुल करना चाहिए। जो बंदा सुपरसीड हुए हैं, जो आपने रूल्स बनाए हैं, इफ़ ही डजंट फॉल इन दैट कैटेगरी ही शुड बी गिवन एन एग्जिट। लेकिन वो लोग जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और उन लोगों का नाम ऐड नहीं किया गया, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? क्या इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर होगी? क्या इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगी? या इसकी जिम्मेदारी दोबारा से हम इस मफलूज निज़ाम के ऊपर लगाएंगे? नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है कि अगर आप एक चीज़ लेकर चल रहे हैं और एक कैटेगरीज आप बना रहे हैं, आप उन कैटेगरीज के अंदर फिर पिक एंड चूज़ नहीं करेंगे। अगर आप पिक एंड चूज़ करेंगे और ये चीज़ पता चलेगी तो हम इसको हाईलाइट भी करेंगे, इसको आगे लेकर भी चलेंगे, क्योंकि रूल ऑफ द गेम एक होना चाहिए सबके लिए। अगर रूल ऑफ द गेम एक नहीं है तो आप समझ लें कहीं ना कहीं कोई ऐसी ताकतें हैं जो बेईमानी कर रही हैं। उनके क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं और वो इसमें कामयाब हो रही हैं तो ये दोबारा से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं दोबारा कहूँगा, ये जितने लोग डबल सुपरसीड हुए हैं आप इनको बिल्कुल एग्जिट करें, बिल्कुल इसमें कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने रूल बनाया है। लेकिन अगर इस आड़ में कुछ लोग बच रहे हैं या उनको बचाया जा रहा है तो दोबारा से ये एक सवाल खड़ा होगा सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये सवाल खड़ा होगा चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और ये सवाल खड़ा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। वो लोग कौन हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और उनका नाम मेंशन नहीं है? मंडे और ट्यूसडे को ये बोर्ड होने जा रहा है। जब इस बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा हम उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन लोग थे जिनका नाम था, जो इन कैटेगरीज के अंदर जिनकी 2 दफ़ा सुपरसीड हो गए हुए थे, जिनकी 3 एवरेज ACRs थी, जो नायब से बार्गेन कर चुके हुए थे या प्ली बार्गेन कर चुके थे, प्रूव्ड थे, जिनका एंटी करप्शन केसेस जो थे वो प्रूव्ड थे, इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते थे और उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। क्यों नहीं था? कौन नहीं करने दे रहा था? वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे चीज़ों को बचा रही हैं, लोगों को बचा रही हैं? क्यों बचा रही हैं लोगों को? अगर आपने एक रूल बनाया है तो रूल फिर सबके लिए एक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते आपसे मुलाकात होगी। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।